परीक्षा तैयारी सीरीज के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 10th के पेपर सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, इस सीरीज के 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 8 पार्ट होते हैं A to H, इनका सॉल्यूशन दिया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन दिया था। और आज के पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से और क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 16 तक कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें होंगे 7 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं वो है 2 मार्क्स, यानी कि पार्ट 3 में कुल आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चंस 2-2 अंक के और कुल इस पार्ट के जो वेटेज होगा वो होंगे 14 मार्क्स की। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों के हल हम करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन और पेपर का 10वां प्रश्न आपको दिया गया है। HCF 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6, यानी 2 संख्या है 336 और 54। इनका जो HCF यानी मौसा दिया गया है आपको 6 और आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का लॉसर यानी LCM निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको 2 नंबर दिए गए हैं और इनका HCF दिया गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि संख्याओं का HCF और LCM को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों संख्या हैं उनके प्रोडक्ट यानी उनके गुणनफल के बराबर होगा। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ देखेंगे आप HCF है 6, LCM आपको फाइंड करना है और 2 नंबर है 336 और 54, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको LCM मिल जाएगा। 336 इंटू 54 को डिवाइड कर देंगे 6 से, और चूंकि 336 और 54 6 के ही मल्टीपल है, इसलिए दोनों कोई भी आप 6 से इसको काट सकते हैं। तो 6 से अगर आप 54 को काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा? 9 टाइम्स। और अब हमारे पास LCM आ जाएगा 336 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिए गए नंबर का LCM हो जाएगा 3024। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच कीजिए। तो प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पहले यह क्वेश्चन 3 नंबर वाले सेक्शन में आता था, अब 2 नंबर वाले सेक्शन में दे दिया है। लेकिन यहाँ पर आसानी क्या है, क्योंकि बहुपद में 2 ही पद दिए गए हैं तो इसके गुणनखंड करना या इसके शून्य निकालना हमारे लिए आसान है। पहले आप ये समझ लेंगे कि बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो इसके बारे में हमने इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें भी बात की थी और दूसरे वीडियो में भी इसकी बात हुई है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो है, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 शून्यक होंगे बहुपद के, दोनों शून्यकों का योग, और बी और ए क्या है? उसके गुणांक हैं। गुणांकों के माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है पहला रूल। और दूसरा क्या है कि अगर आप शून्यकों का गुणनफल निकालें तो वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो पहले हम अल्फा और बीटा ही पता कर लेते हैं। देखेंगे 4u² प्लस 8u है। अगर आप यहां से 4u कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 4u प्लस 2। तो बहुत आसान हो गया कि इसके 2 गुणनखंड हो गए 4u और u प्लस 2। तो अगर इस बहुपद का मान शून्य करना है तो या तो 4u के बराबर 0 होगा या फिर u प्लस 2 के बराबर 0 होगा। और अब यहां से आपको 2 शून्य मिल जाएंगे। यदि 4u बराबर 0, इसका मतलब u की वैल्यू हो जाएगी 0, और यदि u प्लस 2 बराबर है 0 तो इसका मतलब u की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस प्रकार से हम बहुपद के 2 शून्य लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा शून्य बीटा इज इक्वल टू -2। राइट। यहां देखते हैं शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हमें निकालना था वो हो गया 0 और -2 है, तो टोटल हो जाएगा -2। और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसके गुणांकों की। तो गुणांक निकालने के लिए हमें इसकी तुलना इसकी व्यापक समीकरण से करनी होगी, व्यापक बहुपद से करनी होगी, जो है ax² प्लस bx प्लस c। तुलना करेंगे तो जो स्क्वायर वाला पद है उसका गुणांक है 4, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4। जो x का गुणांक यानी यहाँ पे u का गुणांक है वो है 8,
तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 8। और जो अचर पद है c, यहाँ पर c दिया नहीं गया है तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए होगा माइनस 8 अपॉन 4, और अगर हम इसको 4 से काट दें तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जाएगा -2। और इसी प्रकार c अपॉन ए अगर हम निकालते हैं तो c है 0 और a है 4, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो c अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। पर आप क्या देख रहे हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है -2, और गुणांकों में का जो संबंध है माइनस बी अपॉन ए, ये भी हो गया -2। तो पहला रिलेशन हमारा सही हो गया। दूसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है 0 और c अपॉन ए बराबर भी है 0, तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है, और हमें यही जांच करनी। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। मौखिक सा सवाल है, दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए, ऐसे दो संख्याएं निकालनी है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण का समीकरण है, तो हमें प्रॉपर तरीके से इसको हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दो प्रश्न है, इसको आंतरिक विकल्प या इंटरनल चॉइस के रूप में दिया गया है। दोनों सवाल द्विघात समीकरण से हैं, तो आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगता है इन दोनों में से, या जो भी आपको अच्छे से आता है उनमें से एक को ही आपको करना है। यहाँ पर हम दोनों प्रश्नों के हल आपको बता रहे हैं। पहले फर्स्ट वाले का बात करते हैं। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना संख्या है x और y, दो संख्याएं हमें निकालनी है, दोनों में से एक x है और एक y है। तो आप क्या देखते हैं, समीकरण मिल जाएगी आपको, दोनों का योग 27 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब यहां से हमें एक चर को एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट कर लें या y को एलिमिनेट कर लें। अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस y। क्लियर। दूसरा जो दे रखा आपको यहाँ पर शर्त कि उनको गुणा करने पर आ रहा है 182, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। अब x को एलिमिनेट करना है तो x की वैल्यू है 27 माइनस वाई, इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182। गुणा करेंगे, y की गुणा 27 से तो 27 वाई, y की गुणा माइनस वाई से तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 182। व्यापक रूप में लिखेंगे तो पहले द्विघात पद माइनस वाई स्क्वायर, फिर 27y, और 182 को भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका 0। ठीक है। अब चूंकि जो द्विघात वाला पद है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए सारे चिन्ह बदल देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, 27 पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया, और माइनस 182 की जगह हम लिखेंगे फिर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको द्विघात समीकरण पता हो गई, तो अब आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं, यानी 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका गुणनफल 182 हो जाए। तो यहां देखेंगे आप कैसे करेंगे, 182 को आप के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो आप ये देखेंगे इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है 7 2 14, और एक गुणनखंड बच जाएगा इसका 13। तो 182 के दो गुणनखंड हो गए 14 और 13। 14 और 13 देखो, उनको जोड़ने पाएगा 27, और 14 और 13 को गुणा करने पे ये 182 आ गया। तो यहां से हमारा आसान हो गया, 182 की जगह हम 14 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो देखेंगे क्या हो गया, माइनस 27 को तोड़ा तो माइनस 14 और माइनस 13y हो गया, और प्लस 182। अब आगे देखते हैं, पहले के दो पदों में y कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 14, और दूसरे में माइनस 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा y, और यहां क्योंकि माइनस 13 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा माइनस 14। तो आप जानते हैं कि माइनस 13 और माइनस 14 को मल्टीप्लाई करने पर फिर से आ जाएगा 182। फिर से y माइनस 14 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचा आपका y माइनस 13। तो यहां से आपके पास दो चीजें आ गई, यदि y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 14, और यदि y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हुआ तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। तो y की दो वैल्यू आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है। तो अगर y बराबर है 14 तो x बराबर 13 हो जाएगा, और यदि y बराबर है 13
तो x बराबर हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमारे पास अल्टीमेटली जो दो संख्याएं आ रही हैं वो है 13 और 14। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी का जो इंटरनल पार्ट है वो आसान है, पहले वाले से ज्यादा आसान है। और आपकी समझदारी भी यही है कि जब इंटरनल चॉइस वाले प्रश्न दिए गए हों तो जो आसान पार्ट हो उसको आपको करना चाहिए। प्रश्न है k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल प्राप्त हों। तो आप देखते हैं, हल करते हैं प्रश्न का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके मूल बराबर दिए गए हैं तो आपको इसका निकालना होगा विविक्तिकर, और विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दिए गए सवाल में अगर आप ए बी सी निकालें तो देखेंगे a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। विविक्तिकर अगर निकालेंगे तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह है k तो यह हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की जगह है 2 और c की जगह है 3, तो d इज इक्वल टू गया k² माइनस 24। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर दो मूल बराबर दिए गए हैं तो हमने लास्ट सेक्शन में भी आपको बताया था कि अगर दो मूल बराबर होंगे इसका मतलब विविक्तिकर का मान क्या होगा, 0, d बराबर होगा 0। और यहाँ पर d बराबर है k² माइनस 24, तो हम लिख देंगे k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो k² इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और k की वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि 24 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस रूट 24 भी हो सकता है और माइनस रूट 24 भी हो सकता है। तो k की हमारे पास जो अभीष्ट मान है वो प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायिकता का प्रश्न 2 अंक का प्रश्न है और इससे आसान प्रश्न प्रायिकता में 2 अंक का हो नहीं सकता। क्या दिया गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से 3 गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। देखो 2 ही गेंद है तो प्रायिकता लाल हो या लाल नहीं हो अथवा काली हो, एक ही बात है। देखो रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 5, तो टोटल बॉल हो गई आपकी 8। अब आप जानते हैं कि अगर हम थैले से एक बॉल यादृच्छिक निकालें तो कुल संभावित परिणाम है 8, जो टोटल बॉल की संख्या है। लाल बॉल आने के अनुकूल परिणाम है 3, तो और काली बॉल आने के अनुकूल परिणाम है 5। तो हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो लाल बॉल आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम लाल बॉल के लिए 3 और संभावित परिणाम है 8, तो लाल बॉल आने के अनुकूल परिणाम की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। और इसी प्रकार काली बॉल आने की प्रायिकता या लाल बॉल न आने की प्रायिकता ये हो जाएगी 5/8। तो बस यही आपके प्रश्न का है। क्वेश्चन नंबर 14, सांख्यिकी का प्रश्न है और सांख्यिकी में बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक सारणी दे रखी है आपको, इसमें बारंबारता भी है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता भी है। ठीक है, तो बारंबारता दे रखी है 6 और कहीं पर ये मिसिंग टर्म्स हैं। यहाँ पे बारंबारता में x मिस है और यहाँ पे संचयी बारंबारता y मिस है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारताओं को लगातार जोड़ते हुए। देखो तो पहले वाले में तो 6 है, दूसरे वाले में 6 के साथ जुड़ जाएगा x और इसको मिला के हो गया 26। तीसरे वाले में 26 और 24 को जोड़ के आ गया 50। फिर चौथे वाले में 50 और 28 को जोड़ के आएगा y, ठीक है, मौके हो जाएगा 78। और फिर y और 15 को जोड़ के आना चाहिए 93। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए पहले बार में ही लिखेंगे आप कि 6 और x को जोड़ने पर मिल रहा है आपको 26। हम क्या लिखेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 26। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो जहां पर x है ये हो जाएगा 20 और फिर 20, 26, फिर आगे है यहां है 50 और उसके बाद अगली बारंबारता 28। तो 50 और 28 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, संचयी बारंबारता y। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 78। ठीक है, और वैसे देखेंगे आप यहां अगर y की जगह 78 है और 78 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा 93 और यहाँ एक्यूरेट 93 है। तो इसका मतलब हमारा y की वैल्यू भी सही है। तो हमें आंसर में अपना सिर्फ ये लिखना है x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 78। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो
कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो किसी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और आपको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो देखेंगे हमको दिया है, हमको क्या दिया गया है कि कोई वृत्त है और उसके एक बाह्य बिंदु है P, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है कि PQ बराबर PR। तो इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना क्या होगी, P और O को मिलाया। तो अगर आप P और O को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये रेखा होगी PO, ठीक है। अब वो पथ देखने के लिए, अब जैसे आपने PO रेखा खींची तो दो त्रिभुज बन गए आपके, एक हो गया PQO और एक त्रिभुज हो गया PRO। और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो ये वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो कोण Q भी समकोण है और कोण R भी समकोण है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे? जो QO भुजा है पहले त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की भुजा RO बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार से भुजा PO और दूसरे त्रिभुज के लिए भुजा PO, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, ये बराबर होगी। और तीसरा जो है वो कोण है, और कोण कौन सा, मैंने बताया था Q और R, क्योंकि यह स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, तो ये भी समकोण होगा, दोनों 90 अंश के कोण है। तो सर्वांग समता का प्रतिबंध क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, यानी IRHS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो गए तो जो दो भुजाएं बराबर तो पहले से दे रखी थी, जो तीसरी बची हुई भुजा है, इसकी भुजा बची हुई है PQ और इसकी भुजा बची हुई है PR, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो समान माप की हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो है आपके त्रिभुज वाले पार्ट से। इसमें क्या दिया गया है आपको कि एक आकृति दी गई है और उसमें जो भुजा BC है, इस भुजा के लंबवत, इस भुजा के समांतर है MH, और यहां इसी प्रकार से DC के समांतर है LN। और आपको क्या दिखाना है कि AM/AB = AN/AD। तो देखते हैं, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना है। पहले आप ट्राइंगल ABC में, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो BC भुजा के समांतर ML दिया गया है आपको। तो यहां पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AM/MB बराबर हो जाएगा AL/LC। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसका AM पार्ट ले रहे हैं और फिर बड़ी भुजा यानी AB ले रहे हैं तो AM/AB को हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी वैसे ही करना पड़ेगा, AL/AC, ठीक है। ये आपका संबंध एक हो गया। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में, यानी कि जो नीचे की तरफ बना है ADC में, इससे भी सेम ही हो जाएगा, AN/ND बराबर AL/LC या AN/AD बराबर AL/AC। ये संबंध दो हो गया। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो राइट हैंड साइड में यहां भी AL/AC, यहां भी AL/AC, यानी बीच वाला जो अनुपात है ये दोनों के साथ आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड AM/AB और AN/AD ये भी क्या होंगे, बराबर जाएंगे। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा 9 का प्रश्न है ये भी। दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज हैं, उनको आपने पता करना है। देखो एंगल D दे रखा 70 डिग्री और यहाँ पर एंगल COB दे रखा 125 डिग्री। आपको कौन कौन से कोण निकालने हैं, एक तो ये वाला DOC वाला कोण निकालना है और एक कोण DCO निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, अगर आप DB एक स्ट्रेट लाइन है, उसका एक कोण है 125, तो दूसरा कोण रैखिक कोण बन रहा है, तो 180 में से 125 घटा करके आ जाएगा। तो यानी जो कोण DOC है वो तो आपको मिल गया कितना, 180 में से 125 घटाएंगे तो मिलेगा 55। तो ये वाला कोण हो गया 55 डिग्री। अब हम आगे क्या देखते हैं, त्रिभुज DOC में हमको दो कोण मिल गए, एक है 70 पहले से दिया हुआ है और एक है 55, ये हमने निकाल लिया है। तो तीसरा कोण क्या होगा त्रिभुज का,
तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, दो कोणों का योग हो गया 70 और 55 मिला के 125। तो निश्चित रूप से जो तीसरा कोण होगा वो 180 में से 125 घटा के आएगा और वो उत्तर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो जो दो कोण पूछ रखे थे DOC और कोण DCO, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट था 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें थे, 7 क्वेश्चन थे, इन सब के सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आए हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो तब तक के लिए गुड बाय।